हेलो एवरीवन। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देख रहे थे और इसके फर्स्ट लेक्चर को हमने देखा था। कल किसी कारणवश मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण और थोड़ी व्यस्तता होने के कारण कल हमने ये एक लेक्चर जो था सेकेंड लेक्चर अपलोड नहीं किया था, बट उसे मैं जल्दी से जल्दी जो भी बैकलॉग्स है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज सेकेंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत जो फैक्ट्स होते हैं उसको याद करने में मुश्किल होती है। तो आप इसको अगर याद होने में मुश्किल हो तो आप इन लोकेशंस को मैप पे देख लें या इन लोकेशंस को गूगल करके देख लें कि कौन सा लोकेशन है, तो डेफिनेटली याद करने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को और समझते हैं। तो सबसे पहला है एयर डिफेंडर 23 युद्धाभ्यास। ठीक है, युद्धाभ्यास का क्या नाम है? एयर डिफेंडर 23 युद्धाभ्यास। याद रखेंगे सभी लोग। और ये जो युद्धाभ्यास है एयर डिफेंडर 23, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? याद करेंगे किसके द्वारा आयोजन किया गया है? नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहली बात कि यह जो है कई राष्ट्रों का अभ्यास है, इसलिए इसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहेंगे। ठीक है, और ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग इस संयुक्त प्रयास में लगभग 25 राष्ट्र जो हैं शामिल होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसका युद्धाभ्यास है, एयर डिफेंडर 23, तो किसका युद्धाभ्यास है? याद रखेंगे कि नाटो का युद्धाभ्यास है। ठीक है, और ये जो है ये हवाई क्षेत्र में प्रशिक्षण से संबंधित है, थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV इम्प्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी लोग। MV इम्प्रेस है ना, तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है ना। क्रूज के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है? याद रखेंगे सभी लोग, MV इम्प्रेस। ठीक है, और ये कहाँ से रवाना हुआ है? तो याद रखेंगे ये रवाना हुआ है चेन्नई शहर से। आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, कि बनाया गया है चेन्नई बंदरगाह को। तो वहीं से इसकी ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ है MV इम्प्रेस, वहीं से इसको रवाना किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि भारत चेन्नई बंदरगाह के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल बनाकर इस क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा है। ठीक है, और इस क्षेत्र में भारत के जो समुद्री बुनियादी ढांचे हैं उसमें भी क्या हो रही है? उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें प्रश्न क्या बनेंगे कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का क्या नाम है? MV इम्प्रेस। कहाँ से प्रस्थान हुआ है? तो चेन्नई शहर से प्रस्थान हुआ है। ठीक है, और ये जो है श्रीलंका की यात्रा पर जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, कहाँ की यात्रा पर जाएगा? ये श्रीलंका की यात्रा पर जाएगा। और श्रीलंका में कहाँ कहाँ जाएगा? तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वहाँ, त्रिंकोमाली बंदरगाह है और कांकेतसुत्सई जो बंदरगाह है, इन सारी जगह पे जाएगा। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। पहला कि नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम है MV इम्प्रेस। कहाँ से शुरू हुआ है? चेन्नई बंदरगाह से। चेन्नई बंदरगाह को क्या बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल बनाया गया भारत का। और ये जाएगा कहाँ पे? तो श्रीलंका में। कौन कौन सी जगह पे? हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये जो है ये एक पुरस्कार है जो कि सूरीनाम गणराज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सूरीनाम गणराज्य के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सूरीनाम के लोगों के लिए या राष्ट्र के लिए क्या किया है? सराहनीय योगदान दिया है। तो ये जो है इस बार भारत के राष्ट्रपति से मतलब द्रौपदी मुर्मू को दिया जा रहा है, तो इस कारण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पहली भारतीय बनी है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। ठीक है, तो ये है कखोवका बांध के बारे में। ठीक है, तो ये बांध क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझेंगे और कहाँ पे है और इसका इम्पोर्टेंस क्या था इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो बांध है कखोवका बांध, ये रिसेंट में अभी टूट गया है। और ये जो है यहाँ पर एक नदी है जहाँ पर रूसी सेना और यूक्रेन, आप लोग को पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है। तो रूसी सेना और यूक्रेन की जो सेना है, उन दोनों सेना के बीच में जो नदी है उस नदी का नाम है निप्रो नदी। और उस नदी के पास जो है ये इन नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ था उस बांध का नाम था कखोवका बांध। तो ये बांध जो है वो क्या हो गया? टूट चुका है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस नदी के ऊपर था?
ठीक है। तो नदी का नाम है निप्रो नदी। और दूसरी बात कि ये यहाँ पर क्या है, अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, तो दोनों सेनाएं आमने सामने, रूस और यूक्रेन की सेनाएं। नेक्स्ट है हेलमंद नदी विवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। तो ये हेलमंद नदी विवाद जो है ये किसके किसके बीच में है, और ये पुराना विवाद है, रिसेंट में अभी फिर से ये विवादित होने लगा है, फिर से ये न्यूज़ में था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो हेलमंद नदी विवाद है ये है किसके किसके बीच में, तो ये है पहली बात तो अफ़गानिस्तान के बीच में, अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में, अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये जो हेलमंद नदी है ये चलता कहाँ से, निकलता कहाँ से, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से निकलता है ना। और ये जो है हमून झील में गिरने से पहले लगभग 1150 किलोमीटर तक चलता है। और पहले ये जो नदी होती थी और ये जो झील था, इस झील में ये जो झील था ये काफ़ी ताज़े पानी का झील था, काफ़ी फ्रेश वाटर था इसमें। और लेकिन अभी रिसेंटली इसके ऊपर बांधों के बनाए जाने के कारण और सूखा होने के कारण ये जो हो गया है, ये क्या हो चुका है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इसलिए जल का विवाद चलता रहता है, किसके किसके बीच में, कौन कौन से दो देशों के बीच में, तो देशों का नाम है अफ़गानिस्तान और दूसरे का नाम है ईरान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूएई कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स से क्या हो गया है, अलग हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स जो है इससे अलग कौन सा देश हुआ है, तो देश का नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। और ये जो है ये है क्या, तो समझेंगे कि कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स जो है, आपने सुना होगा कि खारी जल का जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर हॉर्मुज जल संधि है, जहाँ पर द पर्शियन गल्फ है ना, उस जगह पे उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक समुद्री गठबंधन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, आपने सुना होगा वेस्ट एशिया के अंदर है ना, आपको एक क्षेत्र है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी के अंदर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, उसके समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक गठबंधन है, जिस गठबंधन का नाम है कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस। अब इस ये जो यहाँ पर जो गठबंधन है, इस गठबंधन से अभी हाल ही में कौन सा देश अलग हो गया है, यूएई अलग हो गया है, ठीक है। याद रहेगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ का जल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि ये क्षेत्र मिनरल रिसोर्सेज के लिए, मिनरल नहीं, प्राकृतिक गैसों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक गैसों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्राकृतिक गैस और अन्य व्यापार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जब इन सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ आवाजाही के लिए, यहाँ परिवहन के लिए हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए आप देखेंगे कि फारस की खाड़ी का जो जल क्षेत्र है, उस क्षेत्र का सुरक्षा करने के लिए एक फोर्सेज बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज। और हाल ही में यूएई उससे क्या हुआ है, अलग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोमोडो अभ्यास। कोमोडो अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है। और रिसेंटली में ये पहले तो बात तो ये कैसा अभ्यास है, तो ये नौसैनिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। और ये न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि उत्तर कोरिया और रूस जैसे देश जो हैं वो इस जो अभ्यास है, कोमोडो अभ्यास है ना, उसमें भाग लिया। आपको पता होगा कि उत्तर कोरिया जो है वो ज़्यादातर वैश्विक रूप से अलग थलग होता है, और फिर अगर वो किसी युद्धाभ्यास में भाग ले तो निश्चित रूप से वो युद्धाभ्यास क्या होता है, विश्व पटल पर वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभ्यास का नाम क्या रहेगा, अभ्यास का नाम क्या है, कोमोडो अभ्यास। किसके द्वारा कराया गया है, इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है। और इसमें रिसेंटली कौन कौन भाग लिया, तो उत्तर कोरिया और रूस ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। सबांग बंदरगाह, ये सबांग बंदरगाह है, और इस पर जो है ये सबांग बंदरगाह पहले आपको बता दूं कि है कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया में है। और इसके डेवलपमेंट के लिए भारत ने क्या किया है, इंडोनेशिया के साथ सहयोग किया है, ठीक
ठीक है, सबांग बंदरगाह। आपको पता होगा कि इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट नेशंस जितने भी हैं, साउथ ईस्ट नेशंस, दक्षिण पूर्वी राष्ट्र, उन राष्ट्रों के साथ भारत के काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है, और भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये क्षेत्र। तो आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में सबांग बंदरगाह को डेवलप करने के लिए भारत ने इंडोनेशिया के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। और ये जो क्षेत्र है दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य रखता है, ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो समुद्री संपर्क को बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को क्या करना, मजबूत करना। आपको पता होगा कि हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन का जो प्रभुत्व है वो हमेशा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। तो भारत जो है, भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना, इसका ये उद्देश्य है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में कि सबांग बंदरगाह पर कौन कौन से देश काम करेंगे, कौन कौन से देश, सबांग बंदरगाह को किसने डेवलप करने का कोशिश किया है, तो इंडोनेशिया में है और उसका हेल्प कौन कर रहा है, भारत। नेक्स्ट है सोमालिया में 2024 में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार। आपको पता होगा कि सोमालिया एक देश है जहाँ पर कि अभी तक प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने की बात की गई 2024 में, तो देश का नाम है सोमालिया। अब देखो इन सभी देशों को आप क्या करो, अपने मैप में लोकेट करने का कोशिश करो, डेफिनेटली आपके लिए याद हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, लंदन में किया जा रहा है इसका आयोजन। और ये जो है निवेशक जो होते हैं, प्रमुख निवेशक होते हैं, उनको निवेश के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए, निवेश को बेहतर करने के लिए कैसे किस आधार पर वो निवेश करें, इन सभी के लिए ये ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है। हुआ कहाँ पे है ये कॉन्फ्रेंस, तो लंदन में हुआ है। प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो लंदन में, और किस चीज़ से संबंधित है, तो ये निवेशकों को फिर से निवेश करने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने ओस्लो का दौरा किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत, ठीक है, गेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ने ओस्लो की यात्रा की है। तो ये इस कारण से ये सबसे बड़ी पोत होने के कारण ये जो है ओस्लो नॉर्वे की अपनी यात्रा की है। तो ये आपको याद रखना चाहिए इससे संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्ट टाइफून। तो ये वोल्ट टाइफून क्या है तो समझेंगे। एक हैकिंग समूह है, चाइना के द्वारा प्रायोजित माना जाता है, ठीक है, कि चाइना द्वारा राज्य प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है ना। और ये क्या है, एक हैकिंग समूह है जो कि विभिन्न जासूसी और जो जासूसी का कार्य करता है और विभिन्न डेटा को कलेक्ट करने का काम करता रहता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, वोल्ट टाइफून क्या है, तो याद रखेंगे कि ये क्या है, एक हैकिंग समूह है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे FIPIC शिखर सम्मेलन। FIPIC शिखर सम्मेलन क्या है, तो पहली तो इसका फुल फॉर्म जो है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। तो ये है FIPIC। तो ये आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है, तो पपुआ न्यू गिनी में, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। और इसमें जो चर्चा की जा रही है वो किस चीज़ पर, व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है, ठीक है। इसमें भारत और 14 प्रशांत द्वीप समूह देशों के बीच का सहयोग होता है FIPIC में, ठीक है। प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देश और भारत, इन सभी के बीच का एक सम्मेलन होता है, ठीक है। और इसमें व्यापार के ऊपर कैसे दोनों जो सभी समूह के राष्ट्रों के बीच व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी के ऊपर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है चीन और रूस ने व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस बंदरगाह के समझौते पर हस्ताक्षर किस किस देश ने किया है, तो चाइना ने किया है और रशिया ने किया है। बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऑपरेशन करुणा। तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको समझेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हाल ही में एक चक्रवात आया था, जिस चक्रवात को क्या कहते हैं, मोचा कहते हैं। तो इस चक्रवात के कारण म्यांमार के अंदर क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई थी। और इस तबाही के कारण उसको कई सारी सहायताओं की, म्यांमार को कई सारी सहायताओं की आवश्यकता पड़ी।
तो इस ऑपरेशन करुणा के द्वारा भारत ने म्यांमार को आवश्यक सहायता प्रदान किया है, जिससे हम लोग ऑपरेशन करुणा कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा क्या हो गया, तो भारत सरकार की योजना है और कहाँ पर चलाई जा रही है, तो म्यांमार में। क्यों चलाई जा रही है, तो चक्रवात मोचा के कारण म्यांमार के अंदर जो भी लॉसेज हुआ, जो भी दुर्घटनाएं हुई, जो भी हानियाँ हुई, उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रस्त अस्तारा रेलवे लिंक। ठीक है, ये रेलवे लिंक है, क्या है सो समझेंगे। तो रूस और ईरान ने एक रेलवे लिंक के निर्माण के लिए समझौता किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्त अस्तारा रेलवे लिंक कहते हैं। ठीक है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को और क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ याद रखना चाहिए, किसके किसके बीच में है, तो रूस और ईरान, है ना, रूस और ईरान। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है सेवेलियर डे ला लीजन को डी होनर, ये प्राइज़ दिया गया है। तो ये बता दूं मैं आपको कि ये जो प्राइज़ है, ये प्राइज़ फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, और ये प्राइज़ दिया गया है किसको, एन चंद्रशेखरन को। आपको बता दूं कि ये जो चंद्रशेखरन हैं ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, और इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, जिसका क्या नाम है, सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे कि बेनिन और माली ने ट्रेकोमा को समाप्त करने की घोषणा की। तो आपको पता होगा कि ट्रेकोमा एक बीमारी है जो कि जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो नेत्र का संक्रमण है, आँख के अंदर होने वाली बीमारी है। और बेनिन और माली जो अफ्रीकी देश हैं, है ना, इन्होंने इस बीमारी को क्या किया है, सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्र शक्ति। तो ये जो समुद्र शक्ति है, ये एक नौसैनिक अभ्यास है द्विपक्षीय, जो कि किसके किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, ये तो बेसिक से सबको पता रहता है। तो इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत के तरफ से एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट INS करवाती, इस जो है इंडोनेशिया जो है ये गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समुद्र शक्ति किसके किसके बीच हो गया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है कि दक्षिण कोरिया ने सोरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा एक बार ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाल ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है, तो पुर्तगाल है। इसने कानून पारित करके इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत मैटर्स मार्च। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तिब्बत मैटर्स मार्च, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, तो तिब्बत मैटर्स मार्च क्या है सो समझते हैं। तो एक बात समझिएगा कि ये जो है एक मार्च था जिसमें तिब्बती यूथ कांग्रेस के कई सारे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने मार्च किया था। कहाँ से कहाँ तक, गैंगटोक से लेकर असम तक। ठीक है, मार्च किया था। क्यों, क्योंकि जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, उस वहाँ पर मानवाधिकारों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो उस मानवाधिकारों की स्थिति की जागरूकता बढ़ाने के लिए और तिब्बती स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए तिब्बत मैटर्स मार्च जो है किया गया था। समझेंगे फिर से, तिब्बत का जो क्षेत्र है वहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनको पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। तो उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए, है ना, ये तिब्बत मैटर्स मार्च का आयोजन किया गया था। कहाँ से कहाँ तक, तो आप याद रखेंगे, गैंगटोक से लेकर कहाँ तक, असम तक। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये चीन का है, तो बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है कि यूक्रेन ने रूस की हाइपरसोनिक KH-47, ठीक है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है KH-47, उसको जो है KH-47 किंजल मिसाइल, उसको यूक्रेन ने क्या किया है, मारकर गिराया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसने मार गिराया, वो तो पता ही रहता है, लेकिन इस मिसाइल का नाम किंजल है, KH-47। आगे बढ़ते हैं कि सीरिया को क्या किया गया है, अरब लीग में शामिल कर लिया गया फिर से। ये भी एक बार हमने पहले भी रिवाइज करा था, देखा था कि सीरिया को अरब लीग में फिर से क्या कर लिया गया है, शामिल कर दिया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे कि इक्वाडोर ने क्या किया है कि डेट फॉर नेचर स्वैप डील को क्या की है, मंजूरी दी है। ठीक है कि तो जो स्विस बैंक क्रेडिट स्विस है उसने, स्विस बैंक की क्रेडिट स्विस ने और इक्वाडोर ने क्या किया है कि डेट फॉर नेचर स्वैप डील को, मतलब क्या होता है इसमें समझेंगे कि जो इसका मतलब क्या है कि जो इक्वाडोर का जो बॉन्ड है वो सब खरीदा गया है। ये बेसिकली क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का इन्होंने संरक्षण किया है इक्वाडोर ने, या जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर, उस पारिस्थितिकी तंत्र के बदले उनको कुछ क्रेडिट दिया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेट फॉर नेचर स्वैप डील। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का उन्होंने संरक्षण किया, और वो संरक्षण सिर्फ और सिर्फ इक्वाडोर के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं, पूरे वैश्विक परिदृश्य में इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के लिए आपको अपने स्विस बैंक और इक्वाडोर ने क्या किया, डील को मंजूरी दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मशीन्स कैन सी समिट, समिट का नाम है मशीन्स कैन सी। ठीक है, तो ये कहाँ पे समिट हुआ है, तो यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि एआई के भविष्य के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भविष्य है उसके बारे में बात करने के लिए एआई विशेषज्ञों को क्या करना, इकट्ठा करना, क्योंकि फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद। तो इन सभी के लिए आप देखेंगे कि एक समिट है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन्स कैन सी समिट। नेक्स्ट है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023। ठीक है, तो ये जो क्लीन एनर्जी फोरम है, ऑब्वियस सी बात है कि इन साउथ एशिया के देशों में जो क्लीन एनर्जी से संबंधित जो भी कार्य है उसमें क्या करना है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। तो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो क्या कि ये फोरम जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा इसको आयोजित किया गया। याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे, एक डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस रिपोर्ट्स जारी की गई है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनेस्को ने। ठीक है, और यह रिपोर्ट जो है वह सशस्त्र संघर्षों, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कलाकारों के लिए, ठीक है, ऐसे कलाकार जो कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो गए हैं या फिर जो कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रभावित हो गए हैं, प्रभावित किसी तरह का हो सकता है, वो आर्थिक रूप से प्रभावित हो गए हों, तो उनको उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या है, ये जो है ये इनिशिएटिव लाया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया, नाम है डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस रिपोर्ट। मतलब ऐसा वॉइस जो कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह जो कि क्या है, क्रिएटिव है, उन लोगों को बचाने के लिए ये एक रिपोर्ट लाया गया है जिसको कहते हैं डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस रिपोर्ट। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट VVI, याद रखेंगे सभी लोग इसको, रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, ये वर्ल्ड का पहला है। और कहाँ पे, जैसे आप जब एयरलाइंस में जाएंगे तो चेक इन वगैरह किया जाता है, तो ये रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है वो कहाँ पे, एमिरेट्स में, जो दुबई बेस्ड है, वहाँ उसने अपने नवाचार के अंदर इसको शामिल किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रोबोटिक है, मतलब रोबोट इसका चेक करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, और यात्रियों का मार्गदर्शन करेगा। इससे क्या होगा कि जो मतलब किसी भी प्रकार का एरर की जो संभावना है वो संभावना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो दुबई बेस्ड एयरलाइंस एमिरेट्स में किया गया। आगे बढ़ेंगे, द बिग कैचअप। द बिग कैचअप क्या है, ये ध्यान रखेंगे कि द बिग कैचअप क्या है, तो आप समझेंगे कि ये बच्चों के बीच टीकाकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए, द बिग कैचअप जो है ना इनिशिएटिव शुरू किया गया है। आपको पता होगा कि जो कोविड का जो टाइम था, उस टाइम में जो वैक्सीनेशन का स्तर है वो काफ़ी क्या हो गया था, कम हो गया था। तो इसी के लिए ये बिग कैचअप इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, गावी द वैक्सीन अलायंस और इम्यूनाइजेशन एजेंडा सभी के द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है नारगोन काराबाख क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, नारगोनो काराबाख क्षेत्र कि ये है कहाँ पे। आपने सुना होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्या चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। ठीक है, संघर्ष चलता रहता है। तो वो संघर्ष जो है वो किसके लिए है, इसी क्षेत्र के लिए है, नारगोनो काराबाख क्षेत्र के लिए ही है। ठीक है,
है ना। और अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो है ना अर्मेनियाई जो लोग हैं, जनजातीय लोग, जातीय लोग, वो लोग रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किसके हिस्से के रूप में देखा जाता है, तो अजरबैजान के हिस्से के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है इंडिया पैसिफिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो क्या है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना, व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देना, ये सारा इसका रिपोर्ट इसका ये रहता है। नेक्स्ट है मोंटेविडियो मारू। तो मोंटेविडियो मारू एक जहाज़ था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हो गया था, डूब गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोंटेविडियो मारू क्या है, तो एक जहाज़ था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। और अभी रिसेंटली जो है इसका मलबा मिला है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोंटेविडियो मारू क्या है। तो याद रखेंगे, सीधे सिंपली पूछ सकता है कि क्या है और क्या, तो ये एक जहाज़ है जो कि क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था और रिसेंटली इसको क्या किया गया है, इसका मलबा को प्राप्त किया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल के अंदर हमने आज कुछ टॉपिक्स को देखा। कल हम लोग इंटरनेशनल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टेट स्पेसिफिक और बिहार को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अगर प्रयास का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर, उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। उसको एकदम फाइनल एग्ज़ाम की तरह देखिए आप, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो कि आपकी सफलता को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लगातार रिवाइज करते रहें। थैंक यू।